हाय गाइस, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर 2022 जी मेन और नीट के बारे में। मैं काफ़ी डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली चीज़ जो है कि चैप्टर्स का वेटेज और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम छोड़ सकते हैं, ये सब बातें मेरे लिए थोड़ा सा इमटेरियल लगती हैं। इमटेरियल क्यों? क्योंकि जी मेन में अगर आप पैटर्न देखेंगे 3-4 ईयर्स का भी, तो ईच एंड एवरी चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर में से। तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। सेकंड थिंग, इसमें जो इफ एंड बट्स हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो किसी भी चैप्टर से मैक्स टू मैक्स 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन जी मेन और नीट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको मिलने वाले हैं। अब जो मैंने इफ एंड बट का वेटेज में, वो इफ एंड बट को मैं क्लियर करता हूँ। इफ एंड बट समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन को समझना पड़ेगा। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। दैट मीन्स ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट बट ऑल स्टूडेंट्स आर इंपॉर्टेंट। हर स्टूडेंट्स का मेंटल एबिलिटी, स्ट्रेंथ, डेडिकेशन, सिंसियरिटी बाकियों से अलग होता है। हर एक का एक दूसरे से अलग होता है। तो पहले हम स्टूडेंट्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सबसे पहले हम ABCD कैटेगरी बनाते हैं। ए कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो रियली में इस एग्जाम के लिए मास्टर क्लास होते हैं। मास्टर क्लास से मीन्स है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टार्टिंग से ही बिल्डअप चल रही है। जब वो 8th में थे, 9th में थे और 5th में थे, ऐसे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ओलंपियाड वगैरह क्रैक किए होते हैं, नेशनल एग्ज़ाम क्रैक करके आए होते हैं। तो ये साइंस में इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। साइंस जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें पूरा साइंस आ जाता है, इंक्लूडिंग मैथ्स ऑल्सो। सो दे आर वेरी गुड, ग्रेट स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इनका इनबिल्ट माइंड है वो चीज़। तो इनके लिए जो इंपॉर्टेंट आती है, जो इनके लिए स्ट्रेटेजी है, वो है 250 प्लस की स्ट्रगल है इनकी स्ट्रगल आती है 250 प्लस मार्क्स और 300 के कितना नियर में पहुंच सकता हूं। दैट इज देयर कंसर्न। अब ये तो पहले से इनबिल्ट है, काफ़ी सारे एग्जाम क्रैक करके आए होते हैं, तो इनकी हैबिट थोड़ी सी डिफरेंट होती है और ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं टू क्रैक द MCQ। क्योंकि MCQ में क्या होता है, डायरेक्टली आपको हाँ या ना में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। बोर्ड एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्टली हाँ या ना नहीं बोलो तो उसको घुमा फिरा के एक पैराग्राफ में आप वेल रख सकते हो, लेकिन यहां पे MCQs में आपको डायरेक्टली यस और नो करना होता है। तो ये तो हुआ पहला क्लास ऑफ स्टूडेंट, A क्लास। आगे चलते हैं B क्लास ऑफ स्टूडेंट। B क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो गुड होते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और उनका साइंस स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है, डेडिकेशन होती है इनके पास, सिंसियरिटी होती है इनके पास। तो ये काफ़ी सेकंड कैटेगरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनते हैं। अब इनकी परेशानी क्या होती है? इनकी परेशानी होती है कि इनका जो पैटर्न चल रहा है, कई बार ये स्टूडेंट बीच में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ माइंड या कहीं माइंड और डाइवर्ट होने की वजह से इनका कई चैप्टर्स में रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये पूरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इनके कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रगल रहती है वो 150 प्लस के आसपास रहती है कि इनको 150 प्लस जाना है और 200 के पास और उससे ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। C क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा B क्लास में एक कैटेगरी, सब कैटेगरी भी बना सकते हैं हम, जो काफ़ी अच्छे होते हैं बट सिंसियरिटी की उनमें कमी रहती है, उनमें डेडिकेशन नहीं होता है, वो काफ़ी मौज मस्ती वाले माइंड से सेटअप रहता है। तो वो बहुत चीज़ों में लेत लाली करके आगे आए होते हैं। तो कई बार उनका 11th का आधा सिलेबस हो गया होता है, आधा नहीं हुआ होता है, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने एटीट्यूड के कारण उसको लैक करते चले गए। लेकिन मैं अभी सबके लिए स्ट्रेटजी क्लियर करूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। C क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है इवन सेलेक्ट होने के लिए।
मतलब जो कट ऑफ आता है उस कट ऑफ से ऊपर आने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ऐसे स्टूडेंट्स में भी कई बार 11th ख़राब हो गया, या 11th के कुछ चैप्टर्स, पूरे 11th उन्होंने किया लेकिन 11th के कुछ चैप्टर्स उनको बहुत अच्छे से समझ में आए लेकिन कुछ चैप्टर्स उनके बहुत वीक रह जाते हैं। स्कोरिंग में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जी मेन में हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप बांध के रख लीजिए मेरी बात। कोई चैप्टर कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कॉम्पिटिटिव में। जो एग्ज़ाम आपका डिज़ाइन करते हैं, इस बार का एग्ज़ाम आईआईटी बॉम्बे को मिला है या किसी भी आईआईटी को हर साल मिलता है, तो ट्रेंड देखा गया है कि दे नो द माइंड सेट कि स्टूडेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है, उस हिसाब से पेपर डिसाइड होता है। और वो पूरी कोशिश रहती है कि हर एक चैप्टर को कवर किया जाए। कोई चैप्टर को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि मार्केट ट्रेंड में ये चैप्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएं, नहीं। सारे चैप्टर्स को वो इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल हटा दो माइंड से कि यार मेरे को ये चैप्टर ज़्यादा करना है, ये चैप्टर कम करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो इफ एंड बट में आएगा कि आप कुछ चैप्टर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप पूरा ट्राई कीजिए उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैसे करेंगे वो मैं वीडियो के एंड में ABCD कंबाइन करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आ गई कि हमें कई चैप्टर्स, अगर हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो उसको और अच्छा बनाना है, और जो वीक हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी थोड़ा और अच्छा बनाना है। यहाँ पर C कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले एक आइडिया बता देता हूँ। बहुत सारे कोचिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आपको पहला एक फंडा बताया जाता है कि डोंट गो फॉर 100% अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब आपको अगर फिजिक्स में 25 मिले, केमिस्ट्री में 25 मिले, मैथ्स में 25 मिले, सेम विथ नीट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आपको मिले क्वेश्चन, तो आपको वो कई सारे मेथड्स बताते हैं कि आप 25 में से 15 भी अटेंड कर लें। एक पूरा एक पैटर्न बनाते हुए कि 15 अटेंड कर लें, लेकिन 15 वो चूज़ करें जो आपको स्ट्रांगली आते हों, उसमें से 3-4 गलत भी निकल आएँ, क्योंकि ये C कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है कि वो 100% अटेंड करने के लिए एक माइंडसेट नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, और दिस ईयर 2022 में दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, पुराना पैटर्न चेंज हो गया है, अब आपको इंटीजर में भी नेगेटिव मार्किंग है। पहले एक सेक्शन छोड़ दिया गया था जिसमें सिर्फ मार्किंग थी, या तो आप करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग होने पर डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है 2022 में। तो बहुत इंपॉर्टेंटली ख्याल रखिए C ग्रुप के स्टूडेंट्स कि आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए, सबसे पहले 25 में से आप मिनिमम 15 क्वेश्चन ऐसे ले लीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरे स्ट्रेंथ वाले चैप्टर से हैं और इनमें मैं काफ़ी श्योर हूँ जो कैलकुलेशन से मुझे आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। तो इससे आपका एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड कट ऑफ आता है, आप आराम से उससे ऊपर जा सकते हैं। बाकी 15 से ऊपर आप अटेंड करते हैं, वेरी गुड, आपका स्कोर काफ़ी इनहेंस हो सकता है। बट आप जो मिनिमम क्राइटेरिया के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल आपकी इस पैटर्न से ख़त्म हो जाती है। ख़त्म मतलब 15 क्वेश्चन में भी स्ट्रगल तो है ही आपकी, आपको करना तो पड़ेगा। वो 15 क्वेश्चंस भी जो आएंगे वो डिफरेंट चैप्टर्स से होंगे। लेट अस से 15 चैप्टर्स से आए तो 15 चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब तो वो 15 में से मिनिमम 2 या 3 आपके अगर रॉन्ग होंगे तो आपका चांसेस कट ऑफ क्लियर करने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। D कैटेगरी के स्टूडेंट जो रहते हैं उनको जी में फॉर्म तो भर दिया है, क्योंकि 12th 11th में साइंस लिया था, तो जी मेन एक ऑप्शन मिलता है, क्योंकि अब तो AIEEE ख़त्म कर दिया और स्टेट्स के एग्ज़ाम भी 1-2 स्टेट्स में ही बचे हैं, बाकी स्टेट्स में आपको जी मेन ही देना पड़ता है आप अगर किसी अदर देन IIT और NITs में जाना चाहें। तो D कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उनके अंदर एटीट्यूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एटीट्यूड मतलब उनको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भाई जाना ही है बॉस, मुझे IIT नहीं मिला तो मुझे NIT में तो जाना ही है, ये जो जिद है ना, इसकी उनमें बहुत कमी होती है बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसा मैंने बताया कि मैं आपको अब बताऊंगा कि प्रिपेयर कैसे करना है C कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि आप 100% अटेंड करने के लिए मत जाइए, आप पहले उतने क्वेश्चन छाटिए 12 to 15 जिसमें आपको लगता है कि आप करेक्ट हैं, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। अल्टीमेटली आपका स्कोर
इंक्रीज हो जाएगा, जो आपकी रैंक को एनहेंस करेगा। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल एक एक ग्रुप के स्टूडेंट्स की। सबसे पहले मैंने जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स बताए जो बहुत हाई स्कोर के लिए जाते हैं, उनके लिए एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको पता है जिस स्कोर के लिए हम फाइट कर रहे हैं उस स्कोर में एक न्यूमेरिकल रॉन्ग होने से आपकी रैंक काफ़ी डिफरेंस पीछे आ सकती है, एक क्वेश्चन रॉन्ग होने से। तो वो एक एक चैप्टर को काफ़ी डिटेलिंग में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है, पॉइंटर्स हर चैप्टर के जो नोट्स आपने साल भर बनाए, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेंटल स्ट्रांग भी हैं, तो उसको बार बार रिवाइज करने की तो मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट उनके पॉइंटर्स को ज़रूर रिवाइज कीजिए। पॉइंटर्स मीन्स जैसे मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन आप कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट केसेस बनते हैं। उन केसेस में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उन क्वेश्चन को आप खुद कोशिश कीजिए ट्विस्ट करने की, मतलब उस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कीजिए कि इसमें ये चीज़ चेंज कर दी जाए तो क्या होगा, अगर ये चीज़ चेंज कर दी जाए तो क्या होगा, यहाँ 2 मास रखे थे एक के ऊपर एक मास इधर ले लिया तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। मतलब आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे ज़्यादा वर्क कीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वे है टू रिवाइज द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। सेकेंड अब आते हैं मॉक टेस्ट। ए स्टूडेंट्स के लिए सबसे सेकेंड मेजर इंपॉर्टेंट चीज़, ये फ्रेमिंग जो मैंने बताया ये बहुत कम स्टूडेंट फॉलो करते हैं, बट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। जो ट्रेंड बनता है स्टूडेंट में वो बनता है ए स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट। कहीं से भी मिलें, किसी भी इंस्टीट्यूट से मिलें, आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, क्योंकि आपके स्कोर में जो डिडक्शन होने वाला है वो आपकी सिली छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण होगा, जिससे आपका टॉप स्कोर थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम खड़ी करे। तो आप जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट जी मेन के लिए आप अटेंड करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। बी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये जो मॉक टेस्ट मैंने बोला ना, ये मॉक टेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ड्यूरिंग द फाइनल मंथ ऑफ जी मेन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट, ए बी सी डी कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर रखिए। एक्सपोजर कैसे रखेंगे? मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे। बी सी डी स्टूडेंट जो होते हैं, बी सी डी ग्रुप वाले मॉक टेस्ट अटेंड करके आए, और ए कैटेगरी वाले भी मॉक टेस्ट जब आप अटेंड करते हैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट अटेंड करने के बाद की जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उसको एनालाइज करना, अपने पूरे पेपर को जो आपने दिया है मॉक टेस्ट को उसको पूरा एनालाइज करना कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, किस किस कॉन्सेप्ट के, किस किस चैप्टर के। उस चैप्टर के क्वेश्चन को फिर रिवाइज कीजिए कि आखिर मैं ऐसा क्यों गलत सोच गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड थिंग इज टू अटेंड डीपीपीज, जो आपने ओल्डर टाइम में किए थे चैप्टर वाइज के डीपीपीज, उसमें से काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको बार बार रिपीट मत कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन में एक टाइप का कर लिया या उनको ओवरव्यू एक टाइप का करने के बाद बाकी क्वेश्चंस को ओवरव्यू किया। तो इस तरह से आप पुराने डीपीपीज जो आपको मिले हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीपीपीज जो फॉर्म होते हैं ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके अंदर भरने के लिए होते हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कितना कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो डीपीपीज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आफ्टर मॉक टेस्ट। हमेशा याद रखिए, कोई भी टेस्ट डीपीपीज या मॉक टेस्ट आप अटेंड कर रहे हैं, उस अटेंड के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसको इमीडिएटली आप एनालाइज कीजिए। ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो आपस में जब आप एनालाइज करें तो आप क्या करें, जैसे मान लो 5 स्टूडेंट आपस में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंटरचेंज करें। मेरा पेपर कोई दूसरा एनालाइज करेगा, उसका मैं एनालाइज कर लूँगा। इस तरह से इंटरचेंज करके अपने मॉक टेस्ट और डीपीपी जो आप दोबारा सॉल्व कर रहे हैं उनको एनालाइज कीजिए कि कहाँ ज़्यादा मिस्टेक हो रही हैं, वो मिस्टेक का रीज़न क्या है, और उसमें दूसरे का पर्सपेक्टिव शामिल कीजिए, उसका नज़रिया क्या है। आप अपने डीपीपीज को और अपने मॉक टेस्ट को जो रॉन्ग निकलते हैं, जहाँ से आप देते हैं वहाँ तो आपको रिव्यू मिलेगा ही,
आपस में भी आप करें, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। बहुत हेल्दी चीज़ है आपके स्कोर को एनहेंसमेंट करने के लिए। जब ग्रुप बनाएं तो याद रखें कि सेम टाइप के स्टूडेंट्स हों। कोई बहुत हाई क्लास का एक ग्रुप में आ गया तो आपके साथ उसका मैचअप नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। एंड में मैं एक ही बात कहूँगा, सारा ध्यान अपनी प्रिपरेशंस पे लगाएं, बाकी और किसी बात पे नहीं लगाएं। पोस्टपोनमेंट ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से मुझे लगता है इस ईयर ज़्यादा काम की नहीं है। पूरा फोकस करें। और कई स्टूडेंट आज की डेट में भी फुल प्रिपेयर्ड बैठे हुए हैं। अगर उनसे कल एग्ज़ाम ले लिया जाए तो वो कल दे सकते हैं। आप भी ऐसे ही बनिए। सभी स्टूडेंट्स को अपना हार्डवर्क करना है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने कैटेगरीज डिवाइड किया है वो इसलिए नहीं किया है कि आप उससे डीमोरलाइज हो, क्या रे स्टूडेंट वो है, वो इनबिल्ट होते हैं। अगर आपको उनसे कंपटीशन करना है तो अभी भी आपके पास टाइम है। बहुत सीरियसली, डेडिकेटली, सिंसियरली और एक पैटर्न वाइज मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए। कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कीजिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड डीपीपी रिवाइज कीजिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, इसी आशा के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू। चैनल अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।